डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह समास का रहने वाला है। तो समास पे आज की मुख्यतः चर्चा होगी। हर एग्ज़ाम में समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जिस भी क्लास में होंगे, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। तो साथ ही बिना देर किए हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग इस चैनल पे एंट्री करेंगे आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा हिंदी ग्रामर, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप लोग अपने अनुसार उसको रीड करते रहिएगा। तो देखिए, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप, यानी कि संक्षिप्तीकरण। समास सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके अर्थ को। तो क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण। और समास जो है हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख हिस्सा है, इसलिए आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समास होता क्या है इसको समझ लीजिए। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बना लेते हैं तो उसी को कहते हैं हम लोग समास, ठीक है ना। दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिल जाएंगे ऐसे कि उसका रूप छोटा हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा, यानी कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, ठीक है ना। और उसको अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। अभी मैं समास विग्रह के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग समझ गए समास किसको कहते हैं। अब बात आती है कि समास रचना में दो पद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पूर्व पद। कौन सा मेरे बाबू? पूर्व पद। दूसरा होता है उत्तर पद। कौन सा पद? तो आप कहेंगे उत्तर पद। अच्छा, एक को हम लोग कहते हैं प्रधान पद, ठीक है ना, प्रधान पद। और दूसरे को हम लोग कह लेते हैं गौण पद, ठीक है। अब बात प्रधान पद किसको कहेंगे, गौण पद किसको कहेंगे। तो शब्द में जिसकी प्रमुखता होगी वह प्रधान पद कहलाएगा, और जिसकी प्रमुखता नहीं होगी वह गौण पद कहलाएगा, ठीक है ना। और पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, राम भक्त। शब्द है राम भक्त। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है राम और भक्त। एक शब्द हो जाता है आगे, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व पद, यानी कि पहला पद। अब इसके पीछे वाला हो जाता है उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि समास होते कितने प्रकार के हैं। तो समास मेरे बाबू 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। छोटा सा क्लास है, आप लोग देख कर जाइएगा, ठीक है ना। 6 प्रकार को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समास विग्रह क्या कहलाता है। देखिए, समासिक शब्द या समस्त पद को वापस उनके मूल रूप में लाने या अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे एक शब्द है यथा विधि, यह हमारा कुल पद हो जाएगा, समस्त पद हो जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि विधि के अनुसार 3 शब्द हो जा रहा है, 1 2 3, और तीनों क्या है, सार्थक शब्द है, आपस में मिल गया तो समास, ये हमारा समास हो जाएगा, ठीक है ना। और जब अलग अलग है तो यह समास विग्रह हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम लोग क्या, समास विग्रह। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, समास के भेद होते हैं 6। कितने? 6। उनमें से पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहता है कि मेरा जो है ना पहला पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा? मेरा पहला पद प्रधान होगा, और दूसरा पद क्या होगा, गौण होगा, ठीक है ना। तथा पूरा शब्द क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा। क्रिया विशेषण आप लोग जानते हो, क्रिया विशेषण पे एक क्लास मैंने ली है,
आप लोग इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूरा शब्द क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। जैसे एक शब्द है, अभी आपने देखा यथा विधि, पीछे, ठीक है ना, यथा विधि। तो इसका जब हम समास विग्रह क्या हो जाएंगे, करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधि के अनुसार, ठीक है। तो यथा विधि, विधि एक शब्द है, यथा है, अब विधि के अगमा यथा लग गया। यथा जो होता है यह बाबू अव्यय होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। अब अव्यय शब्द क्या होता है, इस पर भी एक क्लास है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एक शब्द है प्रतिदिन, प्रतिदिन, इसका क्या समास विग्रह होगा, हर दिन, या फिर रोज रोज, डे बाय डे, ठीक है ना। एक होता है, जैसे मान लीजिए एक शब्द है भाव, इसके आगे लग गया अ, उपसर्ग हो गया तो क्या हो जाएगा, अभाव, ठीक है। अब एक शब्द और है, जैसे मान लीजिए भर पेट, भर पेट, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा ठूसना, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे जो भर जो है ना, यह अव्यय है, यानी कि कहने का मतलब है पहला शब्द जो होगा ना वह अव्यय भाव होगा। एक शब्द है दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, ठीक है ना। यह जो शब्द दिख रहे हैं आगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह अव्यय कहलाएंगे। यानी कि पहला पद अव्यय होगा और वह क्रिया विशेषण की तरह काम करेगा। यानी कि जैसे क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है। अब भोजन करना है तो बताइए कितना करना है, तो भर पेट करना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। आ तो इस प्रकार अव्यय भाव को हम लोग ट्रिक करेंगे कि आपसे पूछेगा कि बताइए प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे सर पहला जो शब्द है ना यह अव्यय है, इसीलिए यह अव्ययी भाव समास है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास। अब देखिए मेरे बाबू, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं, समास भी 6 प्रकार के, तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के, ठीक है ना। तत्पुरुष समास की परिभाषा कहती है कि जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों के बीच में कारक चिन्ह पाया जाता है पर कारक चिन्ह का लोप होता है, ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यह हमने समास विग्रह कर दिया, समास हो जाएगा क्या, राज पुत्र, ठीक है ना। अब देखिए राजपुत्र शब्द में कारक चिन्ह आया है, कौन सा कारक चिन्ह, का आया है ना कारक चिन्ह, मगर यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है, कारक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और इसका दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि राजा का पुत्र का अर्थ है राजकुमार, बताइए है कि नहीं, राजकुमार, यानी कि राजा के लड़के के, राजा के पुत्र की बात हो रही है। तो यानी कि पुत्र जो होगा ना, किसकी बात हो रही है इस शब्द में, राजा के पुत्र की बात हो रही है, राजकुमार की बात हो रही है, यानी कि दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलिए बोलिए, ठीक है।
तत्पुरुष समास सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है तत्पुरुष समास। एक शब्द और देख लीजिए, देशभक्त। देशभक्त। अब बताइए देशभक्त का समास विग्रह क्या हो जाएगा? देश की भक्ति। क्या हो जाएगा बाबू? देश की भक्ति। तो किसकी भक्ति? देश की भक्ति। किसका भक्त? नहीं, देश का भक्त हो जाएगा, सॉरी, देश की भक्ति नहीं, देश का भक्त। देश का भक्त, ठीक है ना? तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसलिए यह तत्पुरुष समास, ठीक है ना? और क्या पहचानने का ट्रिक है कि इसमें कारक चिन्ह जो होंगे ना वह छुपे होंगे, लोप होगा, पता नहीं चलेगा। तो ऐसे शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा कहती है यह तत्पुरुष समास का ही एक रूप है, यानी कि इसी के जैसा है कर्मधारय, मगर अंतर क्या है? इसमें पहला पद और दूसरा पद के बीच में विशेषण विशेष या उपमान का संबंध होता है। जैसे एक शब्द है नील गगन। नील गगन। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो गगन, ठीक है ना? यहाँ भी देखिए, इसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा था और इसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। यहाँ देखिए कारक चिन्ह, ठीक है ना बाबू? समझ रहे हो ना? यानी कि इसी के जैसा है, मगर कुछ अंतर क्या है कि इसमें उपमेय और उपमान की संभावना है, विशेषण और विशेष। विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बताने वाला, जो विशेषता बताता है विशेष की। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है गगन कैसा है, तो आप कहेंगे नीला है। गगन कैसा है, तो आप कहेंगे नीला है। तो नीला, जो नील जो शब्द है ना बाबू, या जो नील शब्द है, यह हो जाएगा विशेषण, और गगन जो हो जाएगा विशेष से हो जाएगा। है उपमेय, है उपमान, है उपमेय, है उपमान। समझ में आ रहा है ना? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, चंद्रमुख। एक शब्द है चंद्रमुख, इसका समास विग्रह करेंगे चंद्रमा के समान मुख। क्या हो जाएगा बाबू? चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। कारक चिन्ह का लोप है कि नहीं है? तो अब बताइए, चंद्रमा के जैसा मुख है कि मुख जो चंद्रमा के जैसा है? यानी कि चंद्रमा मुख है कि मुख ही चंद्रमा है? बताइए क्या हो जाएगा? चंद्रमा के समान जो मुहवा है ना वह चंद्रमा के समान है, ठीक है। किसके समान है? चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद इसमें प्रधान हो रहा है, और विशेषण विशेष की संभावना, यह जो चंद्र है ना, यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब मुख क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? आ रही है कि नहीं? कमेंट में लिख के भेजेंगे, ठीक है ना मेरे बाबू? यहाँ देखिए, द्विगु समास। हाँ, यहाँ भी तत्पुरुष का एक भेद है, यह भी तत्पुरुष का भेद है। कौन सा? द्विगु। कौन सा? द्विगु। इसका पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद आप लोग समझ रहे हो ना कि संख्या बताएगा, पहला पद संख्या बताएगा, और यह किसी समूह या समाहार का बोध कराएगा, यानी कि समूह की बात कराएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिया चौराहा। चौराहा, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। चार राहों का समूह मेरे बाबू, कारक चिन्ह इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। अब पहला जो शब्द होगा चौ, पहला शब्द है,
संख्यावाची है। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या, कौन सा समास चौराहा में, तो द्विगु समास। ठीक है ना बाबू। अब एक शब्द है, शब्द हम ले लेते हैं कौन सा, त्रिलोक, या फिर त्रिलोक हो जाएगा। त्रिलोक समास विग्रह, तीन लोक, तीन लोकों का समूह होगा कि नहीं होगा, तीन लोकों का समूह, बिट नहीं रहा है जी, तीन लोक का समूह। तो पहला शब्द क्या देखा बाबू, संख्यावाची, एकदम ट्रिक कर देंगे, आंख बंद करके नहीं करना है। एक मैं शब्द और लिखने जा रहा हूं, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। मैं एक शब्द और लिख रहा हूं, दशानन। तो आप कहेंगे कि सर इसमें पहला जो शब्द है वह संख्यावाची है, तो यानी कि यह भी द्विगु समास है। तो नहीं बाबू, यह द्विगु समास नहीं है। आंख बंद करके ट्रिक नहीं करना, देख लेना सबसे पहले कि इसका कोई और अर्थ नहीं निकल रहा है। तो त्रिनेत्र बोलने से हम लोग समझ रहे हैं कि शिव जी की बात हो रही है, किसकी, शंकर भगवान की बात हो रही है। दशानन का बोल रहा था, यानी बात हो रही है किसकी, रावण की बात हो रही है, अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है ना, तीसरा अर्थ, तो वे बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। द्विगु समास जिसका तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा, वह एक समूह की बात करेंगे। तो समूह की बात करेंगे, पहला पद संख्यावाची होगा, तो वह द्विगु समास होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व का मतलब है कि मल्ल युद्ध, दो ताकतवर पहलवानों का आपस में युद्ध कराना, द्वंद्व कराना। ठीक है ना। यहाँ पे दो पहलवान आपस में लड़ेंगे, जिस शब्द में आप लोग देखेंगे कि दो पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे शब्द लिखा, माता पिता। ठीक है, समास विग्रह क्या करेंगे, क्या होगा, समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता क्या हो जाएगा मेरे बाबू, माता और पिता। अब एग्जाम्पल, इसका परिभाषा देखिए, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, तो वह द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमने माता पिता दो शब्द लिख दिए, बीच में, ठीक है ना, बीच में डैश चिन्ह है, और इसको जब हम लोग समास विग्रह कर रहे हैं तो और आ रहा है, या आ रहा है, अथवा आ रहा है। ठीक है ना। तो माता पिता, एक शब्द लिख लेते हैं, रात दिन, रात दिन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, समास विग्रह, रात और दिन होगा कि नहीं होगा, बताओ क्या होगा, रात और दिन। तो बताइए, माता बड़ी हैं कि पिता बड़े हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों लोग एक समान हैं, दोनों लोग एक समान हैं। अब बताओ, रात रात बड़ा कि दिन बड़ा, तो कहोगे कि सर दोनों समय की बात हो रही है, तो दोनों आपस में बराबर हैं। तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक द्वंद्व समास होगा। ठीक है ना। जहाँ पे ऐसे शब्द, एक शब्द और, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, अभी आपको एग्जाम्पल में बताया था कि रातों रात, मैंने लिखा था रातों डैश रात। तो रातों रात, दिनों दिन को देखकर आप लोग ये नहीं करना है कि बीच में भाई डैश दिखाई दे दिया है तो टपाक से मार दे रहे हैं हम, द्वंद्व समास मार देंगे, नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी रात की बात हो रही है, यहाँ पे भी रात की बात हो रही है। ठीक है ना। तो यह चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। जब मैंने अव्ययी भाव समास बताया था तो उसमें बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ से ए नहीं होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर होगा द्वंद्व समास। अगला जो अपना समास है वह है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास मेरे बाबू, बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा क्या कहती है देखिए, जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता
अव्ययी भाव में देखा आपने पहला पद प्रधान हो रहा है। तत्पुरुष में देखा आपने कि उत्तर पद प्रधान हो रहा है, ठीक है। और वहीं आपने द्विगु में देखा कि पहला पद संख्यावाची है, ठीक है। वहीं आपने किस में देखा, अभी द्वंद्व में देखा कि दोनों पद प्रधान हो रहे हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक शब्द दिया था, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र तीसरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं, तीन नेत्रों वाला समास विग्रह होगा। तीन नेत्रों वाला कौन, तो आप कहेंगे भगवान शंकर, भगवान शिव। बोलिए, तीसरा अर्थ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दशानन मैंने अभी बताया था, दशानन 10 सिरों वाला किसको कहते हैं, रावण को। आप कहेंगे सर रावण को कहते हैं। पीताम्बर, बताइए पीताम्बर किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे भगवान विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू, भगवान विष्णु को कहते हैं। लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबा है उधर जिनका, यानी कि भगवान गणेश को कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यह तीसरे की तरफ इशारा करेगा, तीसरे की तरफ इशारा करेगा, वह हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर समास होता है समाप्त। जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर अगली क्लास में उस पर चर्चा कर दूंगा। साथियों, इस चैनल पर अगर पहली बार हैं रीड हिंदी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने सहपाठी, यानी जिनको आप जानते हो जो एजुकेशन लाइफ में हो, उनको आप लोग इस लिंक को शेयर कर देंगे, इस चैनल को शेयर कर देंगे, इस क्लास को शेयर कर देंगे और उनसे बोल देंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। कभी भी काम आ सकता है, आप लोग इस चैनल पे आके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मेरा प्यार और दुलार आप लोगों के साथ बना हुआ है। साथ ही मैं आपसे अलग नहीं हूँ, आप ही के बीच का रहने वाला हूँ। तो साथियों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबको बता दीजिएगा, कक्षा 6 से लेकर 10 तक इस चैनल पर रीड हिंदी पर हिंदी विषय की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है, निःशुल्क पढ़ाई कराई जाती है। चैप्टरवार, चाहे ग्रामर का पोर्शन हो, चाहे साहित्य का पोर्शन हो, सब कुछ बताया जा रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। तो साथ ही चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।